आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास। प्रशासन का बहुत बड़ा महत्व रहा है। बिना प्रशासन के मानव समुदाय की परिकल्पना नहीं की जा सकती। चाहे कोई भी तंत्र रहा हो, बिना प्रशासन के नहीं चल सकता। जहाँ तक इसके एविडेंस की बात है, प्रमाण की बात है, तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में लोक सेवकों की बात चाइना में देखने को मिलती है। भारतीय संदर्भ में हम बात करें तो चाणक्य का अर्थशास्त्र, जिसमें जो प्रशासन पर भी सबसे प्रमाणिक किताब है और जिसमें प्रशासन के बहुत सूक्ष्म बिंदुओं को बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। अगर मान लीजिए कि आज के मौजूदा परिवेश की हम बात करें और आज के जो कलेक्टर का पद है, अगर पद के जेनेसिस को अगर हम ट्रेस करने की बात करें तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में समाहर्ता शब्द का प्रयोग किया गया है। समाहर्ता जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का कर्मचारी होता था और जिसका मुख्य काम था भू राजस्व की वसूली। आज भी अगर हम देखें तो कलेक्टर जो नाम है वो उसी से पड़ा है, जिसका मुख्य कार्य हुआ करता था या एक मुख्य कार्य उसका भू राजस्व की प्राप्ति से है। उसके अलावा भारतीय स्मृति ग्रंथों की हम चर्चा करें तो भारतीय स्मृति ग्रंथ एक विधि ग्रंथ है जिसमें न्यायिक संगठन की विस्तार से चर्चा है। उसके अलावा प्रशासन संबंधी बातें भी उसमें विस्तार से लिखी गई हैं। अगर अरिस्टोटल की प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स, जो भी एक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या प्रशासन से रिलेटेड एक प्रमाणिक ग्रंथ है, द प्रिंस जो मैकियावेली की बहुत चर्चित पुस्तक है, उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन की विस्तार से चर्चा है। हाल के दिनों में देखें तो अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित विस्तार की चर्चा है। औद्योगिक क्रांति के बाद प्रशासन बहुत जटिल हो गया, इसलिए भी प्रशासन पर विस्तृत चर्चा महसूस की जाने लगी। अगर आज के काल की बात करते हैं तो आज जिस तरह से स्टेट का काम बढ़ता चला जा रहा है और प्रशासन कई तरह की जटिलताओं से घिरा है, तो उसके अध्ययन की आवश्यकता आज भी महसूस होती है। दूसरी जो सबसे प्रमुख बात है कि प्रशासनिक अमला जो बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश में या पूरे राज्य में काम करता है, उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो कैसे इसके मैक्सिमम कम पैसे खर्च करके कैसे इसका मैक्सिमम आउटपुट लिया जा सके, इस कारण से भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ जैसा हम जानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेशन एक विज्ञान है और जैसे अन्य विज्ञानों की भांति इसका भी अध्ययन होना जरूरी है। हालांकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जहाँ तक हम बात करते हैं, ये 1887 में विड्रो वुल्सन के एक लेख से एक नए विषय के रूप में इसका उद्भव हम देखते हैं। लेकिन अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विकास की बात करें तो इसको हम कई भागों में बांट सकते हैं, कम से कम मुख्य रूप से 5 भागों में बांट सकते हैं। जो पहला फेज अगर हम कहें तो 1887 से लेकर 1926 का फेज है, जिसको कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी के नाम से भी जानते हैं। चूंकि इस विषय का उद्भव ही 87 में हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रथम भाग में ऐसा माना गया कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का अपना अपना फील्ड है, दोनों की अपनी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी है। राजनीति का संबंध नीति निर्माण से है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का संबंध उसके क्रियान्वयन से। फ्रैंक गुडनॉ ने पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी की चर्चा करता है। गुडनॉ कहता है कि राजनीति का संबंध राज्य की इच्छाओं से है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का संबंध उसके क्रियान्वयन से। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल लोकेशन की भी बात होती है, यानी कि अगर राजनीति की हम बात करें तो उसका इंस्टीट्यूशनल लोकेशन जो होगा लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, और अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उसका इंस्टीट्यूशनल लोकेशन ब्यूरोक्रेसी के रूप में देखने को मिलता है। एल.डी. वाइट ने भी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी पर बहुत बल दिया है। उसकी एक किताब एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो बड़ी मान्य किताब है लोक प्रशासन में, उसमें वाइट
पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी पर बहुत पुरजोर बल देता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड पार्ट, जो सेकंड फेज है, वो 1927 से 1937 तक माना जा सकता है। इस फेज की जो प्रमुख बातें हैं उसकी चर्चा करना मैं पसंद करूंगा कि सबसे प्रमुख चीज़ थी कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी को री इन्फोर्स किया गया। दूसरी जो सबसे प्रमुख बात है वो बात ये है कि साइंस ऑफ मैनेजमेंट, वैल्यू फ्री साइंस ऑफ मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया। तीसरी जो प्रमुख बात है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पब्लिक शब्द गौण हो गया और उसका स्थान या पूरा स्थान जो है इफिशिएंसी ने ले लिया। चौथी जो प्रमुख बात है इस पेज में देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मान्य सिद्धांतों का पता लगाना और पता लगा करके उस पर समर्थन जुटाने की कोशिश करना। इस फेज के जो प्रमुख विद्वान जो देखने को मिलते हैं वो है विलोबी, मुने, रेले, फ्योल, गुलिक, उर्विक, ये तमाम विद्वान देखने को मिलते हैं। गुलिक और उर्विक, गुलिक का जो प्रमुख सिद्धांत है पोस्ट कॉब का, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बस्टिंग, ये बड़ा सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में उभरा। और जहाँ तक फ्यूल की हम बात करते हैं तो फ्यूल एडमिनिस्ट्रेशन को ऊपर से देखने की बात करता है, यानी कि फ्यूल का जो ऑर्गेनाइजेशन को देखने का जो नज़रिया है वो अपर लेवल से है, यानी मैनेजरियल अप्रोच की बात करता है। उसके अलावा जो सबसे प्रमुख बात है कि इस पेज में वैज्ञानिकता पर बहुत ज़्यादा बल दिया। और इसी फेज में हम देखते हैं कि जो बहुत सारे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो सिद्धांत इसी फेज में आए, इसीलिए इसको सिद्धांतों का इस फेज को सिद्धांतों का स्वर्ण युग भी कहते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अध्ययन के विकास का तीसरा चरण 1938 से 1946 के बीच माना जा सकता है। जैसा कि देखने में आया कि सेकंड फेज में सिद्धांतों पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया और साथ साथ पिछले सेकंड फेज में मैं ये चर्चा भी किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पब्लिक शब्द गायब हो गया और पूरा जोर इफिशिएंसी पर आ गया। इसका तात्पर्य ये हो गया कि मनुष्य का यांत्रिकरण हो गया, यानी कि मनुष्य का जो सामाजिक पक्ष है, मनोवैज्ञानिक पक्ष है, वो पूरी तरह उसको गौण कर दिया गया और मशीन के रूप में मनुष्य को रूप में देखा जाने लगा। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि इसका खिलाफत होना था और हुआ भी। इस फेज की सबसे प्रमुख बात थी एल्टन मायर द्वारा किया गया हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट। ये कामगारों के बीच में किया गया एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव को प्रोडक्शन से लिंक करके दर्शाया गया। और निश्चित रूप से ये सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट के चूल्हे हिला दिए, उसको जड़ से हिला दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें ये सिद्ध किया गया कि अगर उनके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा तो प्रोडक्शन जो है, कंपनी का प्रोडक्शन बहुत अच्छे वातावरण में जाके प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इसके अलावा हर एक कंपनी में या हर एक ऑर्गेनाइजेशन में औपचारिक संगठन के साथ साथ अनौपचारिक संगठन भी उभरता है और एल्टन मायो ने अनौपचारिक संगठन के महत्व को इसके माध्यम से प्रदर्शित किया, दिखाया कि अनौपचारिक संगठन के कारण जो है ये मजदूर जो है स्ट्रेस फ्री रहते हैं और अपने प्रोडक्शन के कार्यों में दिल लगाकर काम करते हैं। लोक प्रशासन के चतुर्थ चरण के लिए दो विद्वानों का नाम आना लाजमी है। ये विद्वान है हर्बर्ट साइमन और रॉबर्ट डहेल। हर्बर्ट साइमन ने 1940 में एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नाम की किताब लिखी थी। वो किताब वर्चुअली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्लासिकल सिद्धांत थे उसका वो किताब एक क्रिटिक के रूप में था, जिसमें उसने पूरा के सिद्धांत को अवैज्ञानिक बताया और उसका मखौल उड़ाया। साइमन ने लोक प्रशासन में वैज्ञानिक विश्लेषण पर बल दिया और पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी को एक सिरे से खारिज करता है। साइमन का जो मेन मुद्दा है वो है डिसीजन मेकिंग,
जिसको कि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हृदय भी कहता है। साइमन जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दायरा राजनीति विज्ञान से, अर्थशास्त्र से, समाजशास्त्र से, साइकोलॉजी से मिलाकर इसका विस्तार भी करना चाहता है। और साइमन जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की दो धारा विकसित करता है। एक धारा जो पूर्णतः वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए होगी, जिसका धरातल मनोविज्ञान होगा। दूसरा जो है साइमन ये कहता है कि डिसीजन मेकिंग में हम समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र का हेल्प लेकर के, उससे मदद लेकर के इसके फील्ड को हम विस्तृत बनाएंगे। दूसरा जो प्रमुख नाम है चौथे फेज में, जिसका कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, वो है रॉबर्ट डहल का। रॉबर्ट डहल ने एक पुस्तक लिखी, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स। उसमें उस पुस्तक में उसने विस्तार से चर्चा की कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी विज्ञान नहीं हो सकता। उसका मुख्य कारण उन्होंने बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी मूल्य विहीन नहीं हो सकती, यानी कि मूल्य रहित होगी, और मूल्य रहित होगी तो विज्ञान नहीं होगा। दूसरी बात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने रॉबर्ट डहल ने जो बात कही, वो ये बात कही कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मानव का अध्ययन करता है, और मानव के व्यवहार को प्रेडिक्ट करना ये बड़ा दुनिया का सबसे कठिन काम है। जैसे मान लीजिए कि मानव एक ही सिचुएशन में हर बार एक ही तरह व्यवहार करे, जो साइंस बोलता है वो संभव नहीं है। तीसरी बात जो रॉबर्ट डहल कहता है, रॉबर्ट डहल इस बात को इंगित करता है कि लोक प्रशासन में कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को लेकर के उसका अध्ययन करके एक सिद्धांत को सार्वभौम बनाने की कोशिश की जाती है। यानी कि ये तीनों चीजें जो हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस नहीं बनाती। लोक प्रशासन के पंचम चरण की जहाँ तक बात करते हैं, उसका काल हम 1971 से लेकर अब तक भी मान सकते हैं। इस काल में या इस चरण में जो सबसे प्रमुख बात है कि निजी प्रशासन और लोक प्रशासन का जो अंतर समझ में आता था, उसको हटा करके और एक विज्ञान के रूप में, एक सिद्धांत के रूप में डेवलप करने की बात हुई। यानी कि अगर कहा जाए कि जैसे आज रेगुलेटरी बॉडीज हैं, मैंने इसका उदाहरण मैं रेगुलेटरी बॉडी से दे सकता हूँ कि रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं वो निजी और गवर्नमेंट दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। दूसरा जो इस फेज की सबसे प्रमुख बात है कि इसने तुलनात्मक अध्ययन पर बहुत ज़्यादा विशेष बल दिया। तीसरी बात है कि ये जो फेज है उसमें कंप्यूटर और अन्य यंत्र से समाज से जोड़ने की बात हुई। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी प्रॉब्लम को अगर हमको समझना है तो उसमें कंप्यूटर बहुत कारगर हो सकता है। फैक्ट्स इकट्ठा करने से लेकर उसका एनालिसिस करने से लेकर के, और बहुत बड़े मात्रा में स्टोर कर फैक्ट्स को रखा जा सकता है। यानी कि कंप्यूटर जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। अगर मान लीजिए कि आज के दौर में अगर मान लिया जाए कि इस दौर में अगर हम दो प्रमुख विद्वानों की बात करें, उसमें एक विद्वान जो है फ्रेड डब्ल्यू रिक्स है और दूसरा ड्यूइट वॉल्डो है। फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने तुलनात्मक अध्ययन पर बहुत जोर दिया और उन्होंने अपनी व्याख्या प्रतिमानों के माध्यम से की। फ्रेड डब्ल्यू रिक्स का जो बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है वो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के डिफरेंस के बारे में है, जिसने उसने एक मॉडल से उसको सिद्ध किया। और जो उनके जो प्रयोग हैं उसको हम प्रिज्मेटिक साला मॉडल के नाम से जानते हैं। प्रिज्मेटिक साला मॉडल में हम डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के और खासकर डेवलपिंग कंट्रीज के कैरेक्टरिस्टिक्स को काफ़ी विस्तार से बताया गया है। दूसरा जो प्रमुख नाम है ड्यूइट वॉल्डो का है। ड्यूइट वॉल्डो जो कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जनक भी कहा जाता है। 60 के दशक में
अमेरिकन नौजवानों की, एक सोशल साइंटिस्टों की, पॉलिटिकल साइंटिस्टों की एक बहुत बड़ी पीढ़ी उभरी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो पुराने जो हिसाब किताब थे उससे संतुष्ट नहीं थे। यानी कि पुराना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो पूरा थियरी बेस्ड पर ही आधारित था और उभरते हुए प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहा था। तो उसी का रिएक्शन में एक अमेरिकन नौजवान पॉलिटिकल साइंटिस्टों की पीढ़ी उभरी और मीनो ब्रुक नामक जगह पर डुविल वाल्डो के सानिध्य में वो बैठक हुई और एक बहुत बड़ा मूवमेंट भी 60 के दशक में चलाया गया जो हम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मूवमेंट के नाम से हम मान सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है पुराना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूर्णतः विपरीत था। जैसे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डायकॉटमी को स्वीकार नहीं करता है। दूसरी चीज है कि वैल्यू फ्री की बात नहीं करता थी, ये वैल्यू फ्री की बात नहीं करता। तीसरा जो प्रमुख चीज है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि वो चेंज को स्वीकार करता है कि चेंज महत्वपूर्ण है और चेंज को स्वीकार करता है। उसके अलावा नई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मुख्यतः 4 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बल देता है। एक चीज़ है रेलिवेंस, दूसरा है वैल्यू, तीसरा है सोशल इक्विटी, चौथा है चेंज। रेलिवेंस कहने का मतलब है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मौजूदा परिवेश में रेलिवेंट होना चाहिए। अगर रेलिवेंट नहीं है यानी कि जो बनते हुए सवाल है उसका जवाब देने के लिए वो सक्षम नहीं है तो उसके इस विषय का कोई औचित्य नहीं है। दूसरा है कि वो वैल्यू फ्री होने की बात नहीं करता, यानी कहने का मतलब यह है कि आपको एक लाइन लेने की बात करता है। तीसरी चीज है कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा बल जो देता है वो सोशल इक्विटी पर बल देता है, यानी सामाजिक समानता पर बल देता है। और जब हम सोशल इक्विटी की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लिंक हो जाता है चेंज से। तो ये 4 मुख्य मुद्दे पर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये बात करता है। 80 के दशकों में हम देखते हैं कि काफी तेजी से फेरबदल देखने को मिला और 80 के दशक से बहुत फास्ट चेंज हुआ और लगभग उससे मार्केट इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ी। तो इस फेज में हम एनपीएम, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट प्रबंधकीय न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को हम देखते हैं। और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में पब्लिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव को हम बाजार उन्मुखी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उससे बाजारोन्मुखी व्यवस्था से जुड़ाव की ओर इंगित करता है। और एनपीएम जो है 3 ई की बात करता है। पहला जो है इफिशिएंसी, दूसरा जो है इकोनॉमी और तीसरा जो है इफेक्टिवनेस। इफिशिएंसी के जहां तक हम बात करते हैं, इफिशिएंसी जो है मुख्य रूप से वो कॉस्ट से जुड़ा हुआ है, यानी कि हम बहुत कम पैसे में और मैक्सिमम आउटपुट हम लेते हैं तो वो चीज को हम इफिशिएंसी के अंतर्गत लाते हैं। जहां तक इफेक्टिवनेस की बात है उसमें कॉस्ट की बात नहीं होती। इफेक्टिवनेस की बात है कि ये कितने लोगों को मैक्सिमम फायदा, कितने लोग इससे प्रभावित होते हैं ज्यादा और कितने लोग इससे प्रभावित होते हैं और कितने लोगों को ये प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि दिल्ली डीटीसी बस कभी दिल्ली की प्राण हुआ करती थी। डीटी बस का किराया बहुत नॉमिनल होता था, 50 पैसे से लेकर 3 तक। 50 पैसे में आप 6 किलोमीटर तक जा सकते थे और 3 रुपये में आप 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर उससे ऊपर भी आप जा सकते थे। लेकिन डीटीसी बस जो थी वो घाटे में चलती थी। लेकिन यानी कहने का मतलब यह है कि डीटीसी, और चूंकि अगर दिल्ली को बंद करना हो तो आप डीटीसी बस को बंद कर दीजिए, दिल्ली बंद हो जाएगी। बस एकमात्र साधन हुआ करता था बच्चों को कॉलेज जाने के लिए, छोटे बच्चों को स्कूल जाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, लेबर को इंडस्ट्री जाने के लिए, तमाम ये हुआ करता था। अगर आप बंद कर दीजिए तो डीटीसी को बंद कर दिए तो दिल्ली बंद हो जाएगा।
यानी कि डीटीसी बस जो है बहुत बड़े पैमाने पर करोड़ों लोगों की सेवा करती थी। यानी कि उसके जो क्लाइंट थे वो बहुत बड़ा उनका क्लाइंट नेटवर्क था। तो डीटीसी बस जो थी वो इकोनॉमी एफिशिएंट नहीं थी, लेकिन इफेक्टिव थी। तो ये बेसिक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये जो लास्ट फेज तक की चर्चा हम करते हैं कि मुख्य बातें यही थी। अंत में हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक विषय के रूप में अपना रूप ले रहा है और विकास के प्रतिमानों के साथ सामाजिक जुड़ाव के साथ वो क्रमशः अग्रसर हो रहा है। धन्यवाद।